Bismillahirrahmanirrahim. This is our second lecture of web technologies in programming. This lecture will cover the following two major topics. Number one is the web application development process, and the second is web project management. Before proceeding today's lecture, let's overview what we have studied in the last lecture. So first of all, web engineering. We have studied about web engineering. What is web engineering? It contains the set of activities which are executed in systematic manner and that are basically an extension of software engineering. So this is for web application. Number two, we have studied why we need to know about web applications so that we can have on time, on budget and quality based software applications, web products. Then what are web applications? Then we studied about different categories of web applications. We studied 6 categories of web applications, and then characteristics. We have studied 3 different characteristics that differentiate web-based applications. Today's lecture outline. First of all, we need to know development process model, software development process. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को देखा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट एक्टिविटी है, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग. सो हम वो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं और हमारे पास ये सीरीज ऑफ रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़, स्टेप्स ऑफ एक्टिविटीज़ सॉफ्टवेयर प्रोसेस का पार्ट हैं. देन हमने देखा था रिक्वायरमेंट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन को कि हम उसकी फिजिबिलिटी के बाद रिक्वायरमेंट्स लेते हैं. सो इन रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में हम करंट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर अ प्रोसेस दैट इज rational unified process model. In short, it is said as RUP. We will study this. What is RUP? It is basically a modern process and it is a model driven process from the work on unified modeling language and its associated processes. So it is used for the scalability of web-based application development. Process model. What is a process model? A set of related activities that leads to the production of a software product. किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमारे पास सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं जो रिलेटेड है. रिलेटेड से मुराद एक की इनपुट दूसरे के आउटपुट पे है, एक का काम दूसरे के काम के साथ मुंसलिक है, सारे एक्शंस का, सारे टास्क का. सो वी डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर आइदर फ्रॉम स्क्रैच, या हम एक नया सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल जीरो से बनाने जा रहे हैं, या हम किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इन्हांसमेंट करने जा रहे हैं, उसका नया वर्जन लेके आना चाह रहे हैं जिसमें नए फीचर्स होंगे. सो आइदर इट इज अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू डेवलप और आइदर इट इज एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर दैट वी आर गोइंग टू डेवलप. देयर आर सम कॉमन एक्टिविटीज दैट वी नीड टू फॉलो इन एनी प्रोसेस मॉडल. व्हाट आर दोज कॉमन activities? First of all is software specification.
Software specification is concerned with the requirement phase. We need to know about the agreed upon requirements. जो stakeholders में तमाम agreed and signed requirements होती हैं वो हम SRS में डॉक्यूमेंट कर देते हैं. ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन हमारे पास agreed हो जाती है. So इन agreed requirements को हम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन कहते हैं. The second phase is designing and implementation phase. इसमें हम इंटरफेस डिजाइन्स को भी देखते हैं और सॉफ्टवेयर डिजाइन को भी कंसिडर करते हैं और मॉड्यूल्स के लिहाज से डिजाइन को कंसिडर करते हैं और उसको देखते हुए हम अपने फीचर्स की हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये कोड करना प्रोग्राम करना हमारी इम्प्लीमेंटेशन कहला रही होती है. देन जो हम डेवलपमेंट कर चुके होते हैं इस डेवलपमेंट को हम लोग टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, डेवलपमेंट को वेरीफाई करते हैं. दैट इज सेड टू बी सिस्टम वैलिडेशन, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कि क्या ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स है, कन्फॉर्मेंस ऑफ रिक्वायरमेंट इसमें पॉसिबल है और रिक्वायरमेंट्स की कन्फॉर्मेंस की गई. एंड देन द लास्ट फेज इज सॉफ्टवेयर एवेल्युएशन. टाइम टू टाइम उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस आएंगी, उसके नए वर्जन्स आएंगे, उसके अंदर बग्स फिक्स होंगे, उसके नए पैचेस एंड रिलीजेस होंगी. सो सॉफ्टवेयर इवॉल्व हो रहा है. ये एक लास्ट एक्टिविटी है किसी भी प्रोसेस मॉडल के अंदर एक सॉफ्टवेयर की एज ए कॉमन एक्टिविटी के तौर पे. प्रोसेस एक्टिविटीज. नंबर 1 एक्टिविटी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन. What is software specification? The functionality of the software and constraints on its operation must be defined. एक सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करेगी एंड कंस्ट्रेंट्स क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, कौन सी चीजें जिनको एप्लीकेशन ने परफॉर्म नहीं करना, किन बाउंड्रीज के अंदर उसके टास्क परफॉर्म होंगे, ये हम एग्रीड कर लेते हैं. और ये एग्रीड करना और इसको डॉक्यूमेंट कर लेना ये हम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का फेज कहलाता है. ये सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल स्टेज, इट्स अ वेरी क्रूशियल स्टेज. बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेज बिकॉज अगर आपने इस स्टेज के ऊपर राइट बाउंड्रीज डिफाइन नहीं की, राइट फंक्शनैलिटीज को, लॉजिकली रिलेटेड फंक्शनैलिटीज को डिफाइन नहीं किया, सो इट मे लीड्स टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स इन डिजाइन फेज एंड डेफिनेटली टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन फेज. और आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक यूजर की नीड के मुताबिक वाली प्रोडक्ट नहीं बनेगी. सो द की एक्टिविटीज आर नंबर 1 इज फिजिबिलिटी स्टडी. सबसे पहले जो प्रोसेस के अंदर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन करते हुए हमें जो काम करना है वो फिजिबिलिटी स्टडी करनी है. इट इज यू कैन से अ सब फेज ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन. फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम लोग कंपटीटर की प्रोडक्ट्स को देखते हैं, हम लोग अपने बजट को देखते हैं, अपने अवेलेबल टाइम जिसके अंदर हमें वो सॉफ्टवेयर डेवलप करनी है उसको देखते हैं, हमारे पास जो टूल्स जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं डेवलपमेंट के लिए, डिजाइनिंग के लिए, उनको देखते हैं. और इसके साथ साथ हमारे जो रिसोर्सेज हैं, आईटी रिसोर्सेज, टीम्स जो हैं, उनको देखते हैं, उनका स्किल लेवल देखते हैं. उनको देखते हुए हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि आइदर दिस प्रोडक्ट और दिस सॉफ्टवेयर दैट वी आर गोइंग टू डेवलप, वी आर गोइंग टू डिप्लॉय इज राइट टू डू और नॉट. क्या हमें इसको करना भी चाहिए डेवलप या नहीं करना चाहिए. फिजिबिलिटी स्टडी का जब रिस्पॉन्स हमारे पास ओके आता है देन वी विल गो टुवर्ड द सेकंड सब फेज ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन दैट इज रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन एंड एनालिसिस. अब हम लोग का टोटल फोकस जो है वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जाता जाता है. हम डिफरेंट तरीके से रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं. उसमें हम क्लाइंट से जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं उससे रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं. उसमें हम अपने स्टेक होल्डर्स से इंटरव्यू कर रहे होते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं.
हमारी सारी आईटी टीम बैठी होती है, उनके दरमियान एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो रहा होता है जिसमें डिफरेंट बेस्ट रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट हो रही होती हैं। कंपटीटर की प्रोडक्ट्स को देख के हम स्टडी करते हैं एंड वी नीड टू डिसाइड कि हमारे प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स होने चाहिए। सो इन दिस वे वी गैदर द रिक्वायरमेंट्स बाय यूजिंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स। जब हमारे पास सारे रिक्वायरमेंट्स गैदर होती हैं तो फिर हम उस पर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। एनालिसिस किस लिए परफॉर्म करते हैं? सो दैट वी डिसाइड कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमारी सॉफ्टवेयर में होने चाहिए, हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन में होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत अर्जेंट हैं, जो यूजर की नीड है, जो इस वक्त कंपटीटर से हमारी प्रोडक्ट को यूनिकली डिफरेंशिएट कराएंगी। सो हमारी रिक्वायरमेंट एनालिस्ट की जो टीम होती है वो इस एनालिसिस को परफॉर्म करती है। अवेलेबल बजट को देखते हुए हम रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है एक रिक्वायरमेंट ऐसी है बीच में जो बहुत कॉस्टली है और हमारे बजट से आउट हो रही है, जिसकी वजह से हम उस रिक्वायरमेंट को डिलीट कर देते हैं। सिमिलरली टाइम कंस्ट्रेंट्स को, समटाइम्स ऐसे फीचर्स होते हैं जो काफी टाइम चाहिए होता है उनको बनाने के लिए और हमारे पास कम टाइम होता है प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, सो हम ऐसी रिक्वायरमेंट्स को भी डिलीट कर देते हैं। So depending upon cost, depending upon time, depending upon tools and technologies that are supported for our application, depending upon the skill level of our IT team, our employees, हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की थी उनको एनालाइज करने के बाद हम एक एग्रीड रिक्वायरमेंट्स, एग्रीड मीन्स जिसपे तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम आईटी टीम्स जो हैं वो म्यूचुअली एग्री करते हैं कि ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो इसके अंदर होनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज में आ जाती हैं। एंड ये एग्रीड रिक्वायरमेंट जो हमारे पास आती हैं इनको हम ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट में प्रॉपर फॉर्मेट के तहत लिख देते हैं एंड दैट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और आप इसको प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। देन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट मींस हम इनको चेक करते हैं, इंप्लीमेंटेशन के बाद हम चेक कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स को, क्या ये रिक्वायरमेंट जैसे हमने एग्री किया था, क्या ये रिक्वायरमेंट्स वैलिड रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ये अकॉर्डिंग टू यूजर नीड्स हैं, क्या ये रिक्वायरमेंट्स जो है ये ट्रेसेबल हैं, अगर इनमें चेंज होती है तो उसके वर्जन हम देख सकेंगे, क्या ये रिक्वायरमेंट टेस्टेबल है, क्या रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट होती है तो टेस्टेबल भी है कि नहीं। सो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की फेज हम अप्लाई कर रहे होते हैं इस फेज के ऊपर। नाउ द सेकेंड फेज फॉर एनी प्रोसेस मॉडल इज सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। व्हाट इज डिजाइन? डिजाइन इज बेसिकली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम स्ट्रक्चर। हायरार्की क्या होगी आपकी, फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द मॉड्यूल्स कैसे होगा, बिटवीन द एप्लीकेशन कैसे होगा, डाटा का मॉडल क्या होगा, डाटा फ्लो मॉडल क्या होगा, एंड इंटरफेस अमंग द कंपोनेंट्स एंड बिटवीन द कंपोनेंट्स क्या होगा, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के दरमियान आपके इंटरफेस की कम्युनिकेशन कैसे परफॉर्म होगी। These are the major things that we need to understand in the design process. Now, implementation. Implementation का मतलब है कि आपने जो भी स्पेसिफिकेशन में रिक्वायरमेंट्स को एग्री किया था उनको प्रोग्राम करना, उनको कोड करना, उनको डिवेलप करना, सो डैट वो एक एग्जीक्यूटेबल सिस्टम बन जाए, सो डैट वो एक ऐसी प्रोडक्ट बन जाए जो यूजर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो और यूजर उसको एग्जीक्यूट करके यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट, सिस्टम वैलिडेशन। सिस्टम वैलिडेशन मींस चेक करना कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स बनाई हैं क्या वो यूजर की नीड के मुताबिक हैं, क्या यूजर कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है, जो वो चाह रहा था वो वैसी बन गई, उसकी रिक्वायरमेंट्स उसको मीट कर रही हैं, उसकी नीड्स को। सो दिस इज सिस्टम वैलिडेशन। फॉर दिस यू नीड टू परफॉर्म डेवलपमेंट टेस्टिंग। जो चीज आपने डेवलप की
उनको आप टेस्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले आप एक इंडिविजुअल लेवल पे टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। जो इंडिविजुअल लेवल पे आपकी टेस्टिंग परफॉर्म होती है डेट इज सेड टू बी एक फीचर पे, एक टास्क पे यूनिट लेवल टेस्टिंग। देन आप मॉड्यूल्स को कंबाइन करके टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं डेट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। एंड देन आप एक ओवरऑल सिस्टम के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं जो तमाम के तमाम फीचर्स को और मॉड्यूल्स के ऊपर ओवरऑल रिलाई कर रही होती है, डेट इज सिस्टम टेस्टिंग। एंड डेट इज टू फाइंड द प्रॉब्लम्स बिटवीन द कंपोनेंट्स, बिटवीन द मॉड्यूल्स। जो भी एरर्स, जो भी बग्स या इश्यूज कंपोनेंट्स के दरमियान हैं, जो भी एरर्स या इश्यूज मॉड्यूल्स के दरमियान परफॉर्म हो रहे हैं, उनको फाइंड करती है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, दिस इज the testing that is performed by the customer provided data। कस्टमर आपको जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर ये बेस कर रही है, रियल डेटा होता है और कस्टमर के कॉन्सेप्ट में इसको UAT भी कहते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। द नेक्स्ट फेज इज सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन से मुराद ये है कि वक्त के साथ यूजर की नीड को देखते हुए, कस्टमर की नीड को देखते हुए आपकी प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस आएंगी, उसमें नए वर्जन्स आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है, बग आ सकता है, वो आपने करेक्ट करके ठीक करके उसमें देना है, उसमें नए मॉड्यूल्स ऐड ऑन होंगे। सो एक सॉफ्टवेयर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज कंपेयर टू हार्डवेयर, सो डैट अगर कोई चेंजेस उस सिस्टम में की जा रही हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो जब हम उसको डिप्लॉय करें तो जिस इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करना है उसके हार्डवेयर के मुताबिक एग्जीक्यूट हो सके। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर द कॉमन अप्रोचेस फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। दीज आर 3 मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली यूटिलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस अप्रोचेस। The first one is the waterfall approach. In waterfall approach, all the activities are performed iteratively, one after another. और पहली एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं वो कंप्लीट हो जाती है, फिर आप नेक्स्ट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिक्वायरमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म की, कंप्लीट रिक्वायरमेंट गैदर्स की, एनालिसिस किया, एग्री कर लिया और अब आपने एक एग्रीड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना लिया। तब आप सेकंड फेज डिजाइन फेज में जाएंगे। अब आप रोल बैक नहीं कर सकते रिक्वायरमेंट फेज पे। सो 1 फेज जो है वो कंप्लीट होगी, उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, अब सेकंड फेज पे की। द सेकंड वन इज आइटरेटिव अप्रोच। आइटरेटिव अप्रोच गो क्विकली थ्रू ऑल द प्रोसेस स्टेप to create a rough system, then repeat them to improve the system. As compared to waterfall, उसमें आप रोल बैक नहीं कर सकते, बट आइटरेटिव फेज में आपने एक फेज बनाई, फॉर एग्जांपल आपने रिक्वायरमेंट फेज बनाई, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स एग्री किया, अब आप डिजाइन फेज में गए। अब अगर आपको रिक्वायरमेंट फेज के अंदर कोई चीज जाके चेंज करनी है रिक्वायरमेंट को, तो आप चेंज कर सकते हैं। सो पहले आप एक इनिशियल रफ स्केच बना लेते हैं एंड देन आपको अलाउ है कि आप रोल बैक करके सेकंड फेज में, प्रीवियस फेज में जाएं या नेक्स्ट फेज में जाएं और उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म कर लें। एंड देन रीयूज ओरिएंटेड अप्रोच। आपने एक एग्जिस्टिंग सिस्टम, आपने फॉर एग्जांपल एक एजुकेशन के लिए, एक स्कूल के लिए एक सिस्टम बनाया, उसके लिए आपके पास कोड मौजूद है। अब आपने दोबारा एक और सिस्टम बनाया किसी और क्लाइंट एंड कस्टमर के लिए, और उसके लिए आपका जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर था जो पहले अपने स्कूल के लिए बनाया था, उसका कोई मॉड्यूल काम आ सकता है। तो आप उस एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स को, लाइन ऑफ कोड को रीयूटिलाइज कर लेंगे ओवर देयर। सो वहां पे इसको रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया जाता है और इसी बेस पे इसको रीयूज ओरिएंटेड अप्रोच फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं। नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वेब बेस्ड application development process. The 4th stage, that is evolving. After the reusability process, जो भी प्रोसेस आपने फॉलो किया आपने,
आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं टाइम टू टाइम, इंफॉर्मेशनल मीडियम से एप्लीकेशन मीडियम में जा रही हैं, क्लाइंट की नीड के मुताबिक हो रही हैं। सो आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग अप्रोचेस हैं ये ओवर प्रैग्मेटिक हैं, ये शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम के लिए बेनिफिशियल हैं, जबकि वेब इंजीनियरिंग का जो आपके मॉडल है that doesn't have its own mature development process model, so हमें किसी existing software development process model को adopt करना होगा। So software development cycles के अंदर ऐसे जो सॉफ्टवेयर जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं उसमें डेवलपमेंट टाइम हमारे पास कम होता है और नॉर्मली 4 to 6 months तक हमारे पास डेवलपमेंट टाइम होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में, जबकि हमारे पास इंटरमीडिएट डिलीवरी मीडियम जो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, उसके लिए हमें मार्केट कैप्चर करने के लिए, मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए हमें सुटेबल है ऐसा शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड। और ऐसा जो भी सॉफ्टवेयर है जो कम टाइम में 6 months के अंदर हमारा डेवलप हुआ, मार्केट में पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं हम, इसके अंदर एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना, इट्स लेस फ्रीडम, इट्स नॉट गिविंग यू फ्लेक्सिबिलिटी। सो आप इसके अंदर जो है एक सिस्टमैटिक अप्रोच को छोड़ना जो है आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। सो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना पड़ रहा है, उनके अंदर मॉडिफिकेशन आ रही है, तो उनको मॉनिटर करना, रिक्वायरमेंट्स को, उनकी चेंज को हैंडल करना, कंट्रोल करना, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। सो जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो ड्यूरिंग दैट उसकी रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ रही होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट इवॉल्व हो रही होती हैं। सो एज अ डेवलपर एवरीवन नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस नीड्स। उन रिक्वायरमेंट्स को डेवलपर को एडजस्ट करना पड़ता है और इंटीग्रेट करना पड़ता है अपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में, सो डैट मार्केट में जो उसके कंपटीटर सॉफ्टवेयर हैं उसके मुताबिक वो सरवाइव कर सके और उसकी प्रोडक्ट एक बेस्ट प्रोडक्ट बन सके। सो इन ऑर्डर टू हैव अ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, यूजर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज वेरी क्रिटिकल। सो आपने यूजर की नीड्स को, यूजर की इमर्जिंग नीड्स को, उसकी तमाम अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स को जो बार बार चेंज हो रही हैं, यू नीड टू कैटर दैट एंड यू नीड टू कंसिडर देम एंड यू नीड टू फॉलो अकॉर्डिंगली। सो आपने जो यूजर की नीड्स थी, रिक्वायरमेंट्स थी जो उसकी चेंज हो गई, आपने उन चेंजेस को एडजस्ट किया अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। फ्लेक्सिबल था वो, उसका कंटेंट उसने आपको अलाउ किया कि आप चेंजेस कर सकें और डेडलाइन डिफाइन करके, फॉर एग्जांपल आपने वर्जन 1 एक सॉफ्टवेयर का निकाला, अब उसके अंदर कोई चेंज आ गई तो आपने माइनर चेंज है, आपने या कोई बग था उसके अंदर, आपने उन चेंजेस को, उन बग्स को एडजस्ट किया, उसकी रीजनेबल टेस्टिंग परफॉर्म की और उसकी रिलीज कर दी। तो ये जो रैपिड चेंजेस एक रिक्वायरमेंट्स में अगर ऐसी आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाए, सो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो डिस्पोज कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं बिल्कुल। सो इसके लिए हमें चाहिए कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में देखें और उसमें तमाम जो वैलिडेशन के पॉइंट्स हैं वो परफॉर्म करें, सो डैट वी नो दैट इट्स अ वैलिड रिक्वायरमेंट। सो रिलीज इंटरवल्स हमारे पास नॉर्मली शॉर्ट होते हैं। अगर आपने एक रिक्वायरमेंट्स, एक प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स चेंज आ रही हैं, उसके बाद आपको रिलीज कम स्पैन में, फॉर एग्जांपल इन वीक्स, 2 weeks, 4 weeks आपको रिलीज करनी पड़ती है। जबकि एक प्रोडक्ट का जब भी मेजर वर्जन आता है तो वो आपको आफ्टर 6 months, 1 year, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर प्रोडक्ट और एप्लीकेशन आप लॉन्च करते हैं। सो जब भी एक रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं जब वो स्मॉल आएंगी और आप एक रिलीज परफॉर्म करेंगे, तो ये जो रिलीज है इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने टाइम को कंसिडर करना है और जो आपने कमिट की है डेडलाइन, उसके ऊपर आपको रिलीज परफॉर्म करनी है। नाउ द नेक्स्ट फेज इज पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रिलीजेस।
सो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी में मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, सो आपको पैरेलल डिफरेंट रिलीजेस को एग्जीक्यूट करना होगा. सो टू मीट टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स आप पैरेलल एंड ओवरलैपिंग डेवलपमेंट की भी आपको जरूरत हो सकती है. ओवरलैपिंग डेवलपमेंट से मुराद ये है कि आपकी टीम कुछ काम एक प्रोडक्ट पे कर रही है और उसी तरह का कॉमन काम आपकी दूसरी प्रोडक्ट पे भी वही टीम के कुछ लोग कर रहे हैं. सो ये ओवरलैपिंग है. सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, आपको तीनों की रिलीज करनी है, तो आप तीनों रिलीज के ऊपर आपकी सॉफ्टवेयर टीम्स काम कर रही होंगी. एंड सेवरल स्मॉल टीम्स आर वर्किंग ऑन सिमिलर टास्क. दिस इज ओवरलैपिंग. सो कम्युनिकेशन इसके अंदर अगेन एक ओवरहेड है. एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर कम्युनिकेशन जो है इट्स अ मेजर ओवरहेड. जब आपकी ऐसी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बन रही होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजेस हैं, तो कम्युनिकेशन करना रिक्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आ रही है, टीम्स को कम्युनिकेट करना, क्या चेंज आई, ट्रैक डाउन करना, ये एक मेजर हेड है आपका. रीयूज एंड इंटीग्रेशन. सो टू मीट time constraints, developer need to reuse the existing components that they have already developed. What are the benefit? Benefit ये कि time save होगा. What are the problems? Integration issues. अगर आप एक existing application के किसी module को feature को किसी दूसरे में use करेंगे, so you will face or you may face, not necessarily will, you may face some integration issues. So development cannot be isolated from the development of other application with the organization. So एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो रही है और दूसरे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट भी हो रही है, तो पहले सॉफ्टवेयर की अगर कोई कंपोनेंट, कोई मॉड्यूल, कोई फीचर दूसरे कंपोनेंट, दूसरी एप्लीकेशन के किसी कंपोनेंट के लिए किसी मॉड्यूल के तौर पे यूज हो सकती है. सो वी विल यूटिलाइज दैट. वी विल नॉट क्रिएट हार्ड बाउंड्रीज बिटवीन टू प्रोडक्ट्स. सो वी विल शेयर दी codes for them. So एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को अडॉप्ट करने के लिए हमारा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है. वी नीड टू अडॉप्ट दैट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अकॉर्डिंगली. सबसे पहले तो हमारे प्रोसेस का एक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है जो हमें कंसिडर करना है और वो डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सेकेंडली हमारा प्रोसेस जो हमें डायनेमिकली अडॉप्ट करना है एज पर चेंजेस. जितनी जितनी चेंजेस आ रही हैं, जैसे जैसे डिजाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंजेस को कंट्रोल करना है, कॉप अप करना है और एडजस्ट करना है. सो अगर हमारी लो कॉम्प्लेक्सिटी है, कम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हमारा प्रोसेस जो है वो एक लाइट वेट प्रोसेस कराएगा. और हम अगर वो चेंजेस हमारे प्रोसेस के अंदर ज्यादा आ रही हैं, तो हमारा जो प्रोसेस है वो एक हैवी वेट प्रोसेस होगा जो इन चेंजेस को एडजस्ट कर रहा है. Now we are going to see the next heading, that is rational unified process. What is RUP? RUP is basically a heavyweight, means there's a large complexity in it. Phase oriented activities हैं step by step. Incremental changes उसके अंदर आएंगी time to time, requirement changes. And iterative सीक्वेंस में है, एक फेज होगा फिर दूसरा फेज होगा. सो रप हमारे पास इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की कॉम्बिनेशन के साथ एक प्रोसेस बना हुआ है. 3 पर्सपेक्टिव है हमारे पास रप को प्रोवाइड करने के लिए. नंबर 1 इज डायनेमिक पर्सपेक्टिव. टाइम टू टाइम हमारे पास जो फेजेस आ रही हैं, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है. फेज 1 आई, फिर फेज 2 आई, मूवमेंट चेंज हुए, टाइम चेंज हुआ, फेज 3 आई. देन स्टैटिक प्रोस्पेक्टिव. एक्टिविटीज कुछ कॉमन होती हैं हर फेजेस के अंदर, या एक फेज की एक्टिविटीज चेंज नहीं हो रही, दैट इज स्टैटिक प्रोस्पेक्टिव. एंड देन प्रैक्टिस प्रोस्पेक्टिव. बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है, गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है. सो वी हैव द फॉलोइंग फेजेस फॉर द रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस. One is inception, establish the business case for the system.
यूजर की ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, उसके लिए इंसेप्शन की फेज की जाती है। देन एलैबोरेशन, प्रॉब्लम डोमेन को और अंडरस्टैंड करना एंड उसका सिस्टम आर्किटेक्चर बिल्ड करना, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को बिल्ड कर देना। देन आर्किटेक्चर को देखते हुए उसका सिस्टम डिजाइन करना एंड प्रोग्राम करना और टेस्टिंग परफॉर्म करना उसकी। देन ट्रांजिशन, द लास्ट फेज, आप उसको यूजर की एक्चुअल इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करेंगे एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। सो यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसका हार्डवेयर, उसके अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपको उसमें जाके अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है। सो इंसेप्शन फेज, one by one we will go for all the phases. The first is inception phase. It defines the business case for the project. Business objectives क्या हैं, business goals क्या हैं आपके। So business case is identify and interact with external entities. This is the business case number one. So to access the business contribution, benefit कितना होगा बिजनेस के अंदर इसका। सो ये बिजनेस केस से गोल्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं इंसेप्शन फेज में। आर्टिफैक्ट क्या बनेगा हमारे पास, बिजनेस केस। सेकेंड फेज एलैबोरेशन फेज, एस्टैब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के दरमियान और बिजनेस केस के दरमियान ब्रिज को खत्म करना और एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना। And that relationship is basically your software scope. And here you need to discriminate, you need to differentiate the very critical and important use case, the user actions. And also you need to consider the cost, the schedules and risks associated with these goals. The plan is, artifact plan is, क्या बनेगा artifact कौन कौन से, development plan, use case model and architectural description. These are the artifacts for the elaboration phase. The third phase is the construction phase. It involves system design, programming and testing. So the third phase, construction phase, has its specific goals. Number one is develop the design. Two, the implementation of that design. And third, verification or validation of that design, it is a right design. So हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा डिजाइन सही है, उसको डेवलप करना और फिर उसको वैलिडेट करना कि वाकई वो उसका डेवलप हुआ। आर्टिफैक्ट क्या है, सिस्टम्स, ट्रेनिंग मटेरियल, जो आप भी सपोर्टिव गाइडलाइंस दे रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेज इज ट्रांजिशन। क्लाइंट की इन्वायरमेंट में, कस्टमर की इन्वायरमेंट में, यूजर की इन्वायरमेंट में, आप रियल इन्वायरमेंट होती है वो, उसमें जाके अपने सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, जबकि ट्रांजिशन फेज है। सो रियल इन्वायरमेंट में जाके टेस्टिंग करना, यूजर्स को ट्रेनिंग देना, वीडियो ट्रेनिंग्स दी उनको, मैनुअल्स दी, जाके इन प्रैक्टिकल उनको एग्जीक्यूट करके प्रेजेंटेशंस दी। सो डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं आपकी ट्रांजिशन फेज में, और इसके अंदर आपको डिफरेंट बग्स मिलेंगे, एरर्स नजर आएंगे और आपको परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम्स फेस होंगे जो आपने इंप्रूव करने हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। सो इसके अंदर आर्टिफैक्ट क्या है, अ डॉक्यूमेंटेड सिस्टम दैट इज वर्किंग करेक्टली। सो कैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जिसके साथ उसकी यूजर मैनुअल है और कंप्लीटली वो यूजर मैनुअल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। सो दीज आर द रब फेजेस। Number one is, if you do consider, is the inception phase. Second one is elaboration phase. Third one is your construction. It includes designing, implementation and validation, and then your transition phase. So आपकी complete 4 phases, and इसमें construction phase आपका major time ले रही है because the box size is large. So now we need to understand रब एक्टिविटीज। रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस की एक्टिविटीज हमारी कौन कौन सी हैं। ये वही एक्टिविटीज हैं जो एक सिंपल प्रोसेस में हमने देखी, रिक्वायरमेंट, एनालिसिस ऑफ दैट रिक्वायरमेंट्स,
design as per analysis, implementation according to design, and finally testing. So rational unified process की कुछ good practices हैं. What are those good practices? Number one, सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो रहा होता है, आइटरेटिव डेवलपमेंट हो रही होती है. सेकंड, रिक्वायरमेंट्स में अगर चेंज आ रही है, मॉडिफिकेशन आ रही है, सो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट परफॉर्म हो रही है. थर्ड, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा है आपके, और रीयूजेबिलिटी को भी सपोर्ट कर रहा है आपके. एंड फोर्थ, एक ऐसा मॉडल है जो यूएमएल मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर हम विजुअली इसको ड्रॉ कर लेंगे. फिफ्थ, हम अपनी क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं वेरिफिकेशन के जरिए. एंड सिक्स, आपके सॉफ्टवेयर में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस को मॉनिटर हो रही हैं. सो ये हमारे पास एक डायग्राम है. इफ यू डू कंसिडर ऑन द डायग्राम, सो हमारे पास इस डायग्राम के अंदर जो एक चीज है, सबसे पहले वो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, एनालिसिस है, डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है. जबकि सेकेंड टाइम पे हमारे पास यहाँ पे फेजेस चल रही है इंसेप्शन की, उसकी आइट्रेशन, एलैबोरेशन की आइट्रेशन, देन कंस्ट्रक्शन की आइट्रेशन एंड ट्रांजिशन की आइट्रेशन. सो इफ यू डू कंसीडर, तो इसमें कंस्ट्रक्शन की सबसे ज्यादा हमारे पास आइट्रेशन है. सो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमारी फेज अप्लाई हुई, देन एनालिसिस पे अप्लाई हुई, देन डिजाइन फेज पे अप्लाई हुई, देन इम्प्लीमेंटेशन फेज पे अप्लाई हुई, देन टेस्टिंग फेज पे अप्लाई हुई. सो स्टेप बाय स्टेप हमारी सारी फेजेस पे अप्लाई हुई ये रब की फेजेस. सो ये एक्टिविटीज थी और ये हमारे फेजेस थे. सो इंसेप्शन फेज इज बेसिकली अ प्रॉब्लमैटिक फेज फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन. Why it is problematic phase for web based application? Because there is no concrete view of the system. Solid view नहीं है आपके system के at the beginning. And it has target group but needs are unknown. You don't know what are you are going to develop in particular, in specific. Focus नहीं है आपकी design, आपकी requirements guidelines जो आपने करना है. एलैबोरेशन फेज के अंदर आपका डेवलपमेंट फेज टाइम कम होता है, एंड फर्स्ट वर्जन की प्रायोरिटी है क्लियरली डिफाइंड एंड प्रोडक्ट के ऊपर. सो आपकी यहाँ पे डेवलपमेंट टाइम का प्रॉब्लम आ जाएगा. थर्ड, कंस्ट्रक्शन फेज वेब बेस्ड एप्लीकेशन में भी एग्जिस्ट करती है कंस्ट्रक्शन फेज. एंड फोर्थ, ट्रांजिशन फेज जो है ये वेब बेस्ड के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज चेंजेस आ रहे हैं तो उसको अकोमोडेट करेगी. Handling short development life cycle. This is a concern we need to understand. So जब भी आपकी short development life cycles हो, less than 6 months हो, तो आपको short cycle से मुराद ये है कि आपको मॉडलिंग में और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर थोड़ा सा लीनियंसी को बरकरार करना पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते ईच एंड डिजाइनिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. जबकि रब जो है एक हैवी वेट प्रोसेस है और वो ईच एंड एवरी फेज को जो है वो टाइम कंसिडर करता है, डॉक्यूमेंट कंसिडर करता है, वो उसकी ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल चाहता है. कंफ्लिक्टिंग विद टाइम कंस्ट्रेंट. टाइम के लिहाज से अगर हम बात करें तो इट रिक्वायर्स कंक्रीट विजन एट द एंड ऑफ इंसेप्शन फेज, विच रिक्वायर मोर टाइम इन वेब एप्लीकेशन ड्यू टू इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट. तो नॉर्मली हमारे इंसेप्शन फेज के अंदर टाइम आ रहा होता है, लेकिन वेब बेस्ड में हमें ज्यादा टाइम चाहिए, इसलिए कि हमारी रिक्वायरमेंट्स मॉडिफाई हो रही होती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही होती हैं, इन्वॉल्व हो रही होती हैं. सो पैरेलल डेवलपमेंट हम करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के लिए, और रब को उसकी नीड को हम मीट कर लेते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर लेते हैं. सो रब इज द ओनली software process model that allows parallel modeling and development in construction phase. And while recognition concept and reuse and integration, so when we do to consider reuse and integration concept, these are conflicting. How? Because it requires coordination and development process of the other application that RUB doesn't describe this.
So when adopting to web-based application, you need to consider the complexity level. So WAP can be adopted for later stages, while complexity of the web application is understood then accordingly. So these are the basic overview for requirements accordingly and the rational unified process. Now we are going to consider the second topic of today's lecture, that is web project management. This is the key outline for project management. Number 1, what is project management? 2, who is project manager, or what are their responsibilities, their tasks, and what is the difference between traditional project management and web project management. Project management is the process of planning, organizing, motivating and controlling resources and procedures to develop a software web-based project. So एक ऐसा प्रोसेस जो आपकी किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए उसकी जो प्लानिंग फेज है, उसकी जो मोटिवेशनल फेज है, उसकी जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है, उसकी जो प्रोसीजर्स को डेवलप करना है, उनके एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. और ये वेब इंजीनियरिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ, एंड अ प्रोजेक्ट नीड्स टू बी मैनेज अकॉर्डिंगली, कंसिडरिंग बजट, considering time constraint. So project needs to be according to the budget and according to the time. So project manager, what is his basic job? What are his duties? Project manager need to ensure, क्या इंश्योर करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, क्या चेक करेगा कि आपके जितने भी अवेलेबल फाइनेंशियल बजट था, आपके जितने अवेलेबल डिफाइंड टाइमलाइन की रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको देखते हुए आप एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करें. सो मैनेजमेंट गारंटीड नहीं कर सकती आपको प्रोजेक्ट की सक्सेस. सो लेकिन मैनेजमेंट बेस्ट ट्राई कर सकती है एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने की. जबकि एक बैड मैनेजमेंट है अगर, तो वो हमेशा ट्राई नहीं करती एक गुड सॉफ्टवेयर की डिलीवरी के लिए. तो रिजल्ट क्या होता है आपके पास? फेलियर. आउटपुट में आपके पास सारा टाइम, सारी प्रोडक्ट, एवरीथिंग गेट फेल एंड इट गेट्स डाउन. सो फेलियर क्यों होता है? रीजंस क्या है हमारे पास फेलियर की? हमने जो अपने स्केड्यूल बनाए होते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, वो हमारे स्केड्यूल्स हैं इफेक्ट कर रहे होते हैं. हमने 6 मंथ्स की प्लानिंग की, 10 मंथ्स पे जा रहा होगा आपका स्केड्यूल. सो स्केड्यूल का डिले परफॉर्म हो रहा है. बजट अगेन आपने 2 बिलियन का प्लान किया, जब एक्चुअल पे जाएंगे शायद वो 3 मिलियन पे जा रहा है. दैट इज योर नॉट इन योर लिमिट्स, इन योर बजट कंस्ट्रेंट्स. सो इट इज आउट. सो फेलियर परफॉर्म हो रहा है. एंड आपने उसका डिजाइन स्पेशली इतना अच्छा नहीं बनाया, उसकी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके डेवलप नहीं किया. सो कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एम क्या है हमारे पास? टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, अ सॉफ्टवेयर ऑन टाइम. जो भी एग्रीड टाइम है हमारे पास उसके अंदर उसको कंप्लीट करना. किसी भी प्रोजेक्ट को ऑन बजट, अवेलेबल एग्रीड बजट के अंदर उसको बनाना. देन उसकी फंक्शनैलिटी, जो भी उसकी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है, उस रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी के मुताबिक बनाना कि वो फंक्शनैलिटी, उसकी जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है वो उसमें एम्बेड हो, उसमें वो इंटीग्रेटेड हो, उसको अचीव करें. एंड देन क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना, उसकी नीड को सेटिस्फाइड करना, जिसके लिए आप बनाने जा रहे हैं वो उसको यूज कर सके. एंड देन लास्ट कि जो आपकी टीम डेवलप करेगी, जो आपकी टीम डिजाइन करेगी, वो एग्जॉस्ट ना हो, उसकी हैक्टिक रूटीन ना हो, ये ना हो कि वो एक प्रोडक्टिव आउटपुट ना दे सकें आपको. सो आपकी
आईटी टीम को एक प्रोडक्टिव आउटपुट देनी है। फॉर डैट आपने उनको डिफाइंड टाइमलाइन के अंदर, अवेलेबल टाइमलाइन लोड के अंदर उनको वर्क असाइन करना है। और आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें जो जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनकी विजिबिलिटी प्रोवाइड करना कि किस वक्त क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, प्रोजेक्ट के कितने फीचर्स डेवलप हो चुके हैं, प्रोजेक्ट के कितने टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोजेक्ट के कितने फीचर्स रहते हैं, किस रिसोर्स ने किस चीज के ऊपर काम किया, किस रिसोर्स ने किस टास्क के ऊपर भी काम करना है, ये सब एग्रीडली डिफाइन हो और विजिबल हो। सो द अल्टीमेट गोल फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज टू डिलीवर अ सॉफ्टवेयर ऑन टाइम, to meet the budget constraints and to fulfill the customer expectation। और जब आप इन तीनों फैक्टर्स को अचीव करेंगे, definitely you will have a quality software, a software that will be with customer requirements, a software that will be liked by the customer, utilized by the customer, and will have a long lifespan. And definitely this is a maintaining a happy and well functioning team. So let's move towards the aspects of project management. What are the aspects of project management? First of all, planning phase. In the planning phase, you outline the schedule of feasibility study during feasibility study. Then after the feasibility study, you plan each and everything of your project, schedule it. For example, each step and sprint is basically a defined time. It is a terminology used from the Scrum methodology. Normally a sprint is a standard time period of 30 days. So you plan for 30 days that in these 30 days we are going to have these software, these hardware, these will be our environments, these are sort of the people who are going to work in these days, these are the tasks which are going to be developed in these days. Then you move toward the next phase. This is contingency planning, risk planning. In case of any problem, in case of any risk, for example, a risk of a resource illness, for example, आपको एक रिस्क हो सकता है कि आपका कोई लाइसेंस जो है, सॉफ्टवेयर जो है वो हो सकता है और आपके पास उसकी कॉस्ट का प्रॉब्लम आ सकता है कॉन्टिजेंसी प्लान में। इस तरह के पोटेंशियल रिस्क जो है आपने उनको अवॉइड करना है। प्रोग्रेस ट्रैकिंग, उसकी टाइम टू टाइम जो उसका काम वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है यूजर जो है, उसकी प्रोग्रेस को आपने ट्रैक करना है रेगुलरली। कंप्रेशन ऑफ प्रोग्रेस अगेंस्ट ईच प्लान, ईच स्प्रिंट, और उस स्प्रिंट में जो भी मॉडिफिकेशन होती है रेगुलरली आपने उस मॉडिफिकेशन को मॉनिटर करना है और उसमें जो जो चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस एडजस्ट करनी है एंड क्लाइंट को भी एंड डेवलपमेंट टीम को भी उस चेंजेस के बारे में इंफॉर्म करना है आपने। एंड फाइनल एनालिसिस, फाइनली आपकी जो भी इंप्रूवमेंट है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वो आप रिकमेंड करेंगे एनालिसिस को। प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या क्या टास्क होते हैं? दीज आर द की टास्क फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स। Number 1 is project planning, 2 risk management, 3rd people management, 4th reporting, 5th proposal writing. So we need to see each one in detail. Project planning. In project planning, project managers are responsible for cost estimation. दे इंश्योर कि हमारे पास कितनी कॉस्ट में ये सॉफ्टवेयर बनेगा। दे एनालाइज एंड दे चेक फॉर द कॉस्ट, कितना एक्सपेंस होगा हमारा इसके अंदर टोटल। देन स्केजुलिंग, कितने टाइम के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट सारी फेजेस हो जाएंगी। देन रिसोर्स एलोकेशन,
आपके पास जितनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम है, उस तमाम आईटी टीम की रिसोर्सेज आपने एलोकेट करने हैं, किसी को डिज़ाइन पे, किसी को डेवलपमेंट में, किसी को इम्प्लीमेंटेशन में, तो कौन कौन से रिसोर्स एलोकेट करने हैं, यू नीड टू नो दैट। एंड मॉनिटरिंग, अब ये जो तीनों चीज़ें आपने की, टाइम टू टाइम आपके डिफरेंट टास्क, डिफरेंट एक्शंस हैं जो स्टैंडर्ड्सली अकॉर्डिंगली आप परफॉर्म करेंगे, मॉनिटर करने के लिए कि सब कुछ ऑन टाइम, ऑन बजट, और हर रिसोर्स को जो टास्क दिया गया वो परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंगली, एंड उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक डाउन करना, कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू द बजट एंड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्केड्यूल जो है उसके अगेंस्ट आपको उसको मॉनिटर करना है। सो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आप एक प्रपोजल डिलीवर करते हैं, और जो आपका प्रपोजल है उसके अंदर कंप्लीट प्रोजेक्ट की डिटेल होती है रिसोर्सेज की, और आप प्राइस देखते हैं। किस लिहाज से प्राइस? आपकी ट्रैवलिंग कितनी है, आपका रिसोर्स की ट्रैवलिंग कितनी है, आपका हार्डवेयर कौन कौन सा यूज होगा, आपका सॉफ्टवेयर कैसा है जो आपने यूज करना है, उनकी लाइसेंसिंग देखेंगे, प्लस आपके रिसोर्सेज की एफर्ट कितनी लगेगी। ये सारी आप प्रपोजल लेवल की आप प्लानिंग कर रहे होते हैं। और स्टार्टअप टाइम जो किसी भी सॉफ्टवेयर का है वो नॉर्मली आपका 3 to 6 मंथ्स का आता है। सो आप एक स्टार्टअप टाइम देखेंगे, एंड इसके साथ साथ आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन काम कर रहा होगा आपकी सॉफ्टवेयर के ऊपर, एंड टाइम टू टाइम उसके अंदर डिफरेंट इंक्रीमेंट्स होंगी, उसके आइटरेटिव मॉडल चल रहा है, स्प्रिंट्स चल रहे हैं, तो आप उसके अंदर रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे होते हैं, और उसके बाद आप रिफाइन कर रहे होते हैं, आप एस्टिमेट्स को रिफाइन कर रहे हैं जो आपने प्लान किए, और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती जा रही है जो जो आप रिफाइन कर रहे हैं उसको। सो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज यू ऑल्सो कंसिडर चेंजेस, कि कब हमें प्रोजेक्ट प्लान को चेंज करना है, कब इसको मॉडिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि जब भी चेंज आई आपने प्रोजेक्ट प्लान चेंज कर लिया, आपने नोट डाउन किया चेंज को, पहले उस चेंज को वैलिड किया कि ये एक राइट चेंज है जो एडजस्ट होनी चाहिए, देन आप उस चेंज को जो है अकोमोडेट करते हैं एक टाइम लाइन पे जो डिफाइन होता है। सो इस तरह आप ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट लगाते हैं अबाउट टाइम एंड अबाउट कॉस्ट। इफ यू डू सी दिस डायग्राम, सो हमारे पास सबसे पहले इस डायग्राम में कंस्ट्रेंट्स को हम आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सी लिमिटेशंस है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। देन इफ यू डू कंसीडर टू द डायग्राम रिस्क, जितने भी एसोसिएटेड रिस्क है, कंटीजेंसी प्लान की बात हो रही है, वी नीड टू डू दैट। एंड माइलस्टोन जो हमारे डिफाइंड गोल्स हैं उनके डिलीवरेबल्स क्या है, वी नीड टू कंसीडर दैट। इनको देखते हुए हम एक प्रोजेक्ट के स्केड्यूल बनाते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट स्केड्यूलर है ये एक सिस्टम प्लानर के अंदर बनाया जाता है। सो एक सिस्टम की प्लानिंग करते हुए प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाया जाता है, और ये जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल है इसमें आप बताएंगे क्या काम हो रहा है और काम की प्रोग्रेस। सो एक में आपने काम को डिवाइड किया हुआ और उसकी कंप्लीशन बताई, एंड सेकंड में काम मॉनिटर हो रहा है। सो अब ये जो प्रोजेक्ट है आपने इसको देखा कि क्या ये काम कंप्लीट है कि नहीं। अगर वो काम हो चुका है तो प्रोजेक्ट फिनिश स्टेट में है, और अगर वो काम कंप्लीट नहीं है तो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम स्टेट में है, और अगर वो प्रॉब्लम है तो वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो रिस्क में ऑलरेडी इनिशिएट किया गया और उसको कंट्रोल करने के बारे में बताया गया, या वो इतना सीरियस प्रॉब्लम है कि वो प्रोजेक्ट की रिजेक्शन की तरफ जा रहा है। सो दिस इज अ बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग ओवरव्यू डायग्राम। एरियाज कौन कौन से हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज हैं हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। हमें बजट हमारा बाज़ औक़ात ओवररन होता है या बजट रिसोर्स शॉर्ट हो जाते हैं। बजट का इश्यू नहीं है तो टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। बजट और टाइम को हम स्ट्रीमलाइन करते हैं तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर जो है वो डिग्रेड हो जाता है। सो वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन ऑल थ्री फैक्टर्स, दैट इज बजट। We need to create balance between budget, time and quality. So एक चीज के ऊपर अगर हम इफेक्ट कर रहे होंगे तो वो सब पे इफेक्ट कर रहा होता है। So हमें इनका ब्रिज जो है करना है कि ताकि इफेक्ट जो है वो इक्वल इफेक्ट हो एक चीज के ऊपर चेंज करने से। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी, ये विद रिस्पेक्ट टू
टाइम जो है इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके, फिर विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके, और विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो इफ यू डू कंसीडर, अगर आपका टाइम जो है वो कम हो रहा है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी बिकॉज रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे। अगर आपकी क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं आप उसकी, तो डेफिनेटली आप उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर आप उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वालिटी कंप्रोमाइज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फैक्टर। सो यू नीड टू कंसिडर ऑल थ्री अकॉर्डिंगली। Risk management. This is the last section for the project management. Project manager are responsible for any anticipated risk. ऐसा रिस्क जो आपके स्केड्यूल को, आपकी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इफेक्ट कर दे, आपने ऐसे रिस्क को एनालाइज करना है और उसको अकोमोडेट करना है अपनी प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर। सो यू नीड टू टेक एक्शंस टू अवॉइड दीज रिस्क बिकॉज यू हैव एडजस्टेड द रिस्क प्लान इन योर प्रोजेक्ट प्लान, विद इन योर प्रोजेक्ट प्लान। सो रिस्क की कौन कौन सी कैटेगरीज है प्रोजेक्ट की रिस्क? एक तो वो आपके स्केड्यूल को और रिसोर्सेज को इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक्सपीरियंस डेवलपर जो हैं, एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स जो हैं, वो आपकी जॉब छोड़ के जा सकते हैं। सो दिस इज अ रिस्क। और उसकी वजह से एक न्यू रिसोर्स को हायर करना, एक राइट रिसोर्स को हायर करना, फिर और फिर उसको सारा प्रोडक्ट का नॉलेज डिलीवर करना, और फिर उससे वो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट करवाना, और जो टाइमलाइन रह गया उसमें, इट्स अ रिस्क। So you need to understand what will be the solution if such sort of scenario happens while you're launching of your product and development phases of your project. Product के रिस्क है आपके, प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है, इसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक थर्ड पार्टी को सॉफ्टवेयर, कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज किया, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट किया, आपकी यूटिलाइजेशन नीड थी किसी मॉड्यूल में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की। सो आप उसकी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को इंटीग्रेट करने से परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर उस तरह नहीं चला और उसने परफॉर्मेंस को इफेक्ट किया, तो दैट इज नॉट गुड ऑल्सो एज वेल। सो बिजनेस रिस्क आपके पास हो सकते हैं। बिजनेस रिस्क जो है वह आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक प्रोजेक्ट का, आपकी प्रोजेक्ट का पूरा जो ब्रांड नेम है वो इंपैक्ट खराब कर सकते हैं। कैसे खराब कर देंगे? आपका एक रिस्क ये एसोसिएटेड है कि आप जो प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, आपके क्लाइंट ने बिल्कुल वैसी प्रोडक्ट आपके लॉन्च करने, आपके कंपटीटर ने वो प्रोडक्ट आपके लॉन्च करने से पहले ही लॉन्च कर दी। सो इट्स अ रिस्क बिकॉज आपकी तमाम एफर्ट जो आप लास्ट 6 months 1 year से कर रहे हैं, टाइम है, वो सब आपका जो है वो इन्फ्लुएंस होगा इससे। सो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अगर आप ये डायग्राम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क कौन कौन से हैं, और जितने भी पोटेंशियल रिस्क हैं उन सबको आप लिस्ट डाउन कर लेते हैं पोटेंशियल रिस्क को। देन आप उन रिस्क को एनालाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं लिस्ट को, सारे रिस्क को, कि सबसे हाईएस्ट इस रिस्क की प्रायोरिटी है, उसके बाद इस रिस्क की प्रायोरिटी है, उसके बाद इस रिस्क की प्रायोरिटी है। एनालिसिस के बाद प्लान कर रहे होते हैं आप सारे रिस्क को, और प्लानिंग में आप रिस्क को अवॉइड करवाते हैं, कॉन्टिजेंसी प्लान रखते हैं, बैकअप प्लान रखते हैं, आप सेटल डाउन सॉल्यूशंस रखते हैं इन केस एनी रिस्क हैपेंस, और फिर आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं रिस्क को कि आइदर ऐसा रिस्क एग्जीक्यूट तो नहीं हो गया, और अगर हो रहा है तो फौरन आप उसको कॉन्टिजेंसी प्लान एग्जीक्यूट कर दें। और इस तरह आप रिस्क को असेस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द होल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस साइकिल। पीपल मैनेजमेंट। Project manager are also responsible for choosing the right people for their software designing, development, testing, deployment. So they create a relationship, a working relationship, and establish a relationship for their employees. And what are the characteristics for a web-based development team? These are the characteristics. Number 1, the team are from the multidisciplinary fields. डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स लोगों को आप मिला के टीम बनाते हैं।
डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन के एक्सपर्ट्स होते हैं, कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास डेवलपर एक्सपर्ट्स आपने लेने हैं, टेस्टिंग के लिए आपने क्वालिटी के पर्सनल्स को हायर करना है, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन को लिए आपने टेक्निकल राइटर्स को हायर करना है, प्रोडक्ट की एक अच्छी ब्रांडिंग के लिए आपको मार्केटिंग पर्सनल्स चाहिए, आपको प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए आपको एक मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल टीम चाहिए आपको। सो आपको मल्टी डिसिप्लिन एक्सपर्ट्स के आपने ओपिनियन लेनी है और उनमें से आप सिलेक्ट करना है और उनको आपने फिर हायर करना है और अपनी टीम का पार्ट बनाना है। पैरेलल काम करवाना है आपको टीम को। टीम में जब डिजाइन पे काम हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट पे काम पे काम हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली आप जो चीज डेवलप हो चुकी है वो टेस्टिंग की आप टीम को देंगे, टेस्टिंग के लोग काम कर रहे होंगे। सो पैरेलल टास्क करवाएंगे इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, इन ऑर्डर टू हैव द ऑप्टिमल रिजल्ट एंड बेटर परफॉर्मेंस फॉर योर प्रोडक्ट। और अगर स्मॉल टीम है तो बजट कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए आप उसके लाइफ साइकिल्स को शॉर्ट कर देंगे। नॉर्मली एक लाइफ साइकिल 30 डेज का होता है, तब टीम को देखते हुए लाइफ साइकिल को 15 डेज पे ला सकते हैं। टीम शॉर्ट थी तो रिसोर्स अकॉर्डिंगली आपकी हो जाएगा। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स इफ मेंबर्स आर वर्किंग ऑन अ ग्रुप कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। अगर ग्रुप ऑफ पीपल एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो उनके दरमियान डिफरेंट तरह के कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। सो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। सो दीज मस्ट बी सॉल्व्ड अर्ली वाइल टू मीट द रिक्वायर्ड डेडलाइंस सो दैट लेटर स्टेजेस पे, एंडिंग स्टेजेस के ऊपर आपका कॉन्फ्लिक्ट ना आए, बल्कि अर्लियर स्टेजेस के ऊपर आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। सो ड्यू टू शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम even suboptimal solution is acceptable for the consideration. So if you do consider this is a web project team, so management team में हमारे पास web project manager है, functional team में हमारे पास multimedia engineers है, software engineers है, designers है, data में हमारे पास domain experts है, business experts हैं। so हमारे पास multiple discipline के लोग हैं जिनको हम project management में involve कर रहे हैं, हमारी team project कर रही है। सो ये एक वेब प्रोजेक्ट की कंपोजिशन थी। ये रोल्स है हमारे पास, मैनेजमेंट रोल है, फंक्शनैलिटी है हमारे पास, ये डेटा है और ये हमारे पास सारे लोग थे। रिपोर्टिंग, अब जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी चीजें मॉनिटर हुई, प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है और उन मॉनिटर करते हुए उन कस्टमर्स को, उन मैनेजर्स को रिपोर्ट करना है। उसके लिए वो क्या करेंगे, प्रपोजल्स लिखेंगे और प्रपोजल एक ही प्रोजेक्ट के बारे में होगा। एक प्रपोजल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का नहीं होगा, हर प्रोजेक्ट्स का अपना रेलिवेंट प्रोजेक्ट होगा जो उसी के रेलिवेंट डोमेन पे होगा और इसके जो भी क्रिटिकल टास्क्स हैं वो सारे टास्क उसके अंदर डॉक्यूमेंट किए जाएंगे। सो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए कुछ सेट ऑफ गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, दे नीड टू फॉलो, दे नीड टू अडॉप्ट इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली। नंबर 1, दे नीड टू टेक केयर ऑफ एथिक्स in the team. Good ethics they should consider. They can consider ACM code of ethics, IEEE code of ethics, उनको फॉलो करें so that टीम के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, टीम के गोल्स डिफाइन हो, टीम की रेलिवेंट टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो और टीम पर्सनल लेवल की कॉन्फ्लिक्ट से असाइड हो कि प्रोफेशनल लेवल की कमिटमेंट करे और प्रोफेशनल काम करे ताकि एक राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे क्वालिटी के साथ डेवलप्ड हो सके और बिजनेस को रेवेन्यू इंक्रीज हो सके। सेकेंडली, स्ट्रेस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है टीम के ऊपर। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड स्ट्रेस अवॉइड करेगा तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स खुद ब खुद सॉल्व होते चले जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज होते चले जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते जाएंगे। So you need to make sure that no team member is a winner or a loser. Everyone has the capability, has the skill and everyone is utilized properly. So हर टीम को clearly उसके रोल्स बताएं टीम मेंबर को कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये टाइम टू टाइम उसे कन्वे करते रहे सो डैट वो अपनी बाउंड्रीज के मुताबिक काम करे एंड पैरेलल डेवलपमेंट को अप्रिशिएट करें सो डैट टाइम सेफ हो, राइट प्रोडक्ट्स डिलीवर हो।
Another golden rule for the project managers are they should distribute documents to the team so that वो उनको अंडरस्टैंड करें और कम्युनिकेशन गैप और कम्युनिकेशन बैरियर टीम की कोऑर्डिनेशन में ना हो, रिक्वायरमेंट्स को कन्वे करते हुए ना हो। एंड ऐसे लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाए। इस प्रमोशन ऑफ टूल्स को, कम्युनिकेशन टूल को स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से एप्रिसिएशन करनी चाहिए। एंड कॉस्ट को और डिफरेंट प्रोजेक्ट एरियाज को सिंप्लीफाई करके टीम से कम्युनिकेट करना चाहिए, सो टीम अंडरस्टैंड कितनी कॉस्ट लग रही है, हमारी कितना बजट लग रहा है। लेकिन डेफिनेटली दीज आर द कॉस्ट नॉट द प्रॉफिट। प्रॉफिट आप अपनी टीम के साथ शेयर नहीं करते प्रोजेक्ट मैनेजर्स। एंड देन कंटिन्यूसली कस्टमर को इन्वॉल्व किया जाए प्रोजेक्ट में हर माइलस्टोन पे, और उसको टाइम टू टाइम बताया जाए, फीडबैक दीजिए प्रोजेक्ट का, सो डेट कस्टमर जो चेंजेस चेंज करवाना चाह रहा है, जो स्टेज देखना चाह रहा है, वो टाइम टू टाइम उसको पता चलती रहे, रादर के लेटर ऑन आके प्रॉब्लम हो। एंड प्रोग्रेस मॉनिटर करनी है आपने, प्रोजेक्ट की कंप्लीट प्रोग्रेस आपने मॉनिटर करनी है ईच एंड एवरी फेज के ऊपर। सो द मेन प्रोजेक्ट and main objective of any project is create a quality product by lowest possible cost। Again, जितना available cost है उसमें कम से कम अखराजात में आप एक अच्छी प्रोडक्ट बनाएं। एंड सेकेंडली, जितना भी कम वक्त है उस कम वक्त के अंदर आप एक यूजेबल प्रोडक्ट बनाएं। दिस इज द अल्टीमेट गोल फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट का जो साइज होता है नॉर्मली मीडियम टू लार्ज साइज के प्रोजेक्ट के अंदर 10 से 100 लोग काम कर रहे होते हैं या शायद ज्यादा भी करते हैं, और स्मॉल टीम्स में आप 3 से 4 लोग काम कर रहे होते हैं, मैक्सिमम 6 कर रहे होते हैं। सो 3 मिनिमम साइड है, 6 उसकी मैक्सिमम साइड है। सो 12 टू 18 मंथ्स आपके लार्ज प्रोजेक्ट्स पे लग रहे होते हैं नॉर्मली, और 3 टू 6 मंथ्स आपकी स्मॉल प्रोजेक्ट्स की ड्यूरेशन होती है। कॉस्ट आपके लार्ज प्रोजेक्ट्स के ऊपर $1 मिलियन एक्सपेंड हो रहे होते हैं, और $1 मिलियन की जो आपकी बजट है वो एलोकेट किया जाता है, जबकि स्मॉल प्रोजेक्ट्स थाउजेंड्स में जो है आपकी इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। सो $1,000 तक इफेक्ट कर रहे होंगे। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर डेट वी एग्रीड इन द फेजेस, इंक्रीमेंटल है आपका, रफ है, डॉक्यूमेंटेशन ड्रिवन है, और आपका एजाइल मेथड है, आप अपनी रेलेवेंट डेवलपमेंट अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। और आप देख रहे होते हैं कि क्या आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज हैं, वेब टेक्नोलॉजीज आपकी कितनी इन्वॉल्व हैं, कितनी डाइवर्स हैं, आपकी अगर स्ट्रक्चर अप्रोच है तो वो कितनी है, यू नीड टू कंसिडर दैट। सो एक प्रोडक्ट को अंदर आप देखते हैं कि उसमें कोडिंग कितनी है, उसमें रीयूजेबिलिटी है, तो रीयूजेबिलिटी आपकी किस हद तक थी, अच्छी थी, बुरी थी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एप्लीकेशन के, स्टैंडर्ड्स कितने अचीव हुए एप्लीकेशन के अंदर, और क्या नए स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, नहीं किया गया, और आपके जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कितना था। सो इन डिटेल्स को, उनकी स्किल लेवल जावा के ऊपर, पर्सनल रिलेशन फॉर द मार्केटिंग, वेब प्रोग्रामिंग स्किल्स कितनी थी उनकी, डोमेन नॉलेज कितना था, ये सब आप स्टाफ की प्रोफाइल को कंसिडर करते हैं बिफोर गोइंग टू हैव अ प्रोजेक्ट प्लान। सो लेट्स कंक्लूड फॉर द टुडेज लेक्चर समरी। वी स्टडीड अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज को हमने देखा, और कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस अप्रोच को हमने मैप किया करंट टुडेज फॉर द वेब बेस्ड एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद वेब बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस के हमने रिक्वायरमेंट्स को देखा, देन डिटेल में रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस की 4 फेजेस को और उनको डिटेल में देखा, और वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है कि नहीं है। देन हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंसिडर एस्पेक्ट्स किए, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो प्लानिंग करता है, वो रिस्क मैनेजमेंट कर रहा होता है, वो पीपल मैनेजमेंट कर रहा होता है, और वो रिपोर्ट कर रहा होता है अकॉर्डिंगली। एंड ये प्रपोजल राइट करने के अंदर वो सारा बता रहा होता है जो भी उसकी सारी मॉनिटरिंग थी। एंड इन द एंड हमने ट्रेडिशनल एंड वेब इंजीनियरिंग का एक वर्सेस कॉन्सेप्ट का डिफरेंशिएट देख लिया कि इनका डिफरेंस क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर सेकेंड लेक्चर। थैंक यू।